पार्टिकल चल रही है, इसमें किसी भी पॉइंट पे एक्सिस लेते हैं, वो कैसा लेते हैं वो देखो। यहाँ किसी पॉइंट पे जो एक्सिस लेते हैं इस तरह से लेते हैं, ये होता है ओरिजिन ओ। एक एक्सिस होता है रेडियस के तरफ, सेंटर के तरफ, ऐसे देखो ये दिख रहा है प्लस साइन, ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन है। ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो एक्सिस है सेंटर के तरफ, इनवर्ड सेंटर, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। मान लो इसको क्या बोलेंगे? माइनस एक्स। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है तो उस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं वाई डायरेक्शन। क्या होता है? वाई डायरेक्शन। वाई क्या होता है? जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, टेंजेंट अलोंग द वेलोसिटी, उसका ऑपोजिट क्या कहलाएगा? माइनस वाई एक्सिस। और इस पॉइंट पे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इनवर्ड और आउटवर्ड क्या होगा? जेड एक्सिस। समझ रहे हो? तो ये होगा जेड एक्सिस, ये क्या होगा? जेड एक्सिस। सो ये है एक्स, समझो, ये है एक्स, ये माइनस एक्स, ये है वाई, ये है माइनस वाई, ये है जेड, ये है माइनस जेड। और ये एक्सिस ऐसे घूमता रहता है, और ये एक्सिस जो है वो ऐसे घूमता रहता है, यानी फिक्स्ड एक्सिस नहीं है, ये फिक्स्ड एक्सिस नहीं है। इसकी ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की हमेशा सेंटर की तरफ है, लेकिन ये एक्सिस एज ए होल रोटेट कर जो है करता है। और यही एक्सिस तुमको लेना भी है, यही एक्सिस तुमको लेना भी है। तो अब समझो, हम जेड एक्सिस इस तरह से दिखा रहे हैं, हम यहां पे जेड जो है एक्सिस इस तरह से दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? हम कह रहे हैं जेड एक्सिस इनवर्ड, जेड एक्सिस इनवर्ड और माइनस जेड एक्सिस आउटवर्ड। समझ रहे हो? और ये जो ओरिजिन ओ है ये घूम रहा है, ये ओरिजिन, ये पूरा सेट जो है एज ए होल, ये पूरा सेट जो है ना एज ए होल ये घूमता रहता है ऐसे करके। ठीक, अब समझो ये मोशन है। हम हमेशा यहां एक्स और वाई एक्सिस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? जब डिराइव करेंगे तब बताएंगे। अभी मेरा पर्पस तुमसे क्वेश्चन बनवाना है। अभी मेरा क्वेश्चन, मेरा जो एम है वो तुमको ये बताना है कि न्यूमेरिकल तुम कैसे बनाओगे पूरे फिजिक्स में। मेरा पर्पस अभी ये नहीं बताना है ये कहां से आता है, क्यों ऐसा है, सब बताएंगे पर टाइम लगेगा। तो तुमको क्या करना है? इसको एक्स एक्सिस का सेट मानना है किसी भी पॉइंट पे। इसका मतलब जैसे तुम यहां पहुंचोगे तुम्हारा एक्स एक्सिस ये बन जाएगा, तुम्हारा एक्स एक्सिस ये बन जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस ये बन जाएगा, तुम्हारा वाई एक्सिस यहां पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, और तुम्हारा माइनस वाई एक्सिस जो है ये बन जाएगा, और तुम्हारा जेड एक्सिस अंदर और बाहर रहेगा। ठीक है, अब समझो यहां पे कुल मिला के यहां पे 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई और जेड। पहला, ए जेड इज 0 ऑलवेज। क्यों? बिकॉज ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ये क्या है? 2D मोशन है। ये एक्स वाई प्लेन में है। द मोशन इज टेकिंग प्लेस इन एक्स वाई प्लेन, द मोशन इज टेकिंग प्लेस इन एक्स वाई प्लेन। देयरफॉर एक्सीलरेशन हैज नो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसका मतलब है एफ जेड इज 0 ऑलवेज। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। देयरफॉर नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सर्कल, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सर्कल, नेट फोर्स इज 0। सर, हाँ, so angular acceleration, ए रेडियल, ए सेंट्रीपिटल या ए नॉर्मल, जो समझो। ये एक इसका एक्सीलरेशन हमेशा इधर होता है। किधर? इसका एक एक्सीलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। एक एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ऑलवेज सेंटर की तरफ। एक एक्सीलरेशन होता है हमेशा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। v क्या है? स्पीड। r क्या है? रेडियस। v स्क्वायर बाय आर, या इसको लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर। अगर इसकी स्पीड यहां पर v है, अगर यहां पर इस पार्टिकल की स्पीड v है, ये तूने दिया ही यहां, अगर इस पार्टिकल की स्पीड यहां v है
तो एक इसका एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होता है, क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब है जिस तरह होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डाउन की तरफ, अपवर्ड अप की तरफ, ईस्टवर्ड ईस्ट की तरफ, वेस्टवर्ड वेस्ट की तरफ। तो सेंटरवर्ड, सेंटरवर्ड को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर की तरफ, बस सेंटर की तरफ। ये इसका एक्सीलरेशन होता है और ये इसकी दो तीन चीजें होती है। पहली बात, ये जो क्वांटिटी होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं, उसके दो इंग्रेडिएंट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। दोनों में से कोई भी बदलता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ये रेट ऑफ चेंज क्यों होता है सब बताऊंगा। मैं जो बताऊंगा वो कहीं नहीं मिलेगा तुमको। मैं क्लेपटन, कोलेनकॉव, डेविड मोरिन, रश्निक हेलेडिन, क्रेन सबका थ्योरी मिक्स करके तुमको दे रहा हूं। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। पहली बात v स्क्वायर बाय आर, ये डिपेंड करता है सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड पे, डिपेंड्स ऑन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड रेडियस ओनली। इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि फोर्स क्या है, इसको किस पे डिपेंड है। इसका मतलब हुआ कि अगर, इसीलिए ये कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा। देयरफॉर नेवर जीरो, ये क्या था, ऑलवेज जीरो। ये क्या था, ऑलवेज जीरो। ये क्या है, नेवर जीरो, नेवर जीरो इफ मोशन इज सर्कुलर, नेवर जीरो। क्योंकि अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन ही ना बदले, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन जीरो है तो सर्कुलर मोशन कैसे हो गया। सर्कुलर मोशन में एटलीस्ट एक गारंटी है कि उसकी डायरेक्शन बदल रही है। बिना डायरेक्शन बदले सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब है स्पीड का पता नहीं, हो सकता है चेंज हो रहा हो सकता है ना हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो सकता है स्पीड बढ़ रहा हो सकता है स्पीड घट रहा हो। बट अगर सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो पक्का चेंज हो रहा है, डायरेक्शन है तो वेलोसिटी पक्का चेंज हो रही है। इसका मतलब वो कभी नॉन जीरो नहीं होगा। इसीलिए हर केस में आएगा किधर, रेडियली। ये जो होगा इसको बोलते हैं ए रेडियल। और याद रखना ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। इट डिपेंड्स ऑन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड रेडियस। ठीक है, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, समझो। और ये कभी भी कॉन्वेक्स साइड नहीं होगा, हमेशा कॉनकेव साइड होता है। ऑलवेज ऑन कॉनकेव साइड, याद रखना, ऑलवेज इन कॉनकेव साइड। ये हमेशा सेंटर के तरफ होता है, सेंटर से बाहर हो ही नहीं सकता है, असंभव। ये गारंटेड है। दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो, दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो। AZ इज ऑलवेज जीरो, AZ परपेंडिकुलर इज ऑलवेज जीरो। इसीलिए तुम जब भी एक्सिस लोगे किसी पॉइंट पे तो एक्सिस जो फोर्स ब्रेक करोगे ना, वो इधर जो फोर्स ब्रेक करोगे, इधर जो फोर्स ब्रेक करोगे, सारे फोर्स, इसको क्या मानोगे, पॉजिटिव फोर्स। और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और कोई रेडियली आउट है तो क्या बोलोगे, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस along रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहा है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस रेडियली इनवर्ड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन रेडियली इनवर्ड। और रेडियली इनवर्ड एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, तो क्या लिखोगे, m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। वेरी इंपॉर्टेंट। सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जो भी है उसको रिजॉल्व कर लो, ब्रेक कर लो। यहां पर जो भी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ को पॉजिटिव मानोगे और सेंटर से कोई बाहर है, रेडियली आउट है, तो क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे। तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स
is equal to mass into acceleration in this direction, and that is equal to v square by r. This v square by r is called centripetal acceleration. यह F is equal to m into a, और इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? The components of all the forces acting toward the center. The components of all the forces acting toward the center, and that is responsible for changing the direction of the velocity, is called centripetal force. फिजिक्स में हर फोर्स सेंट्रीपिटल बनता है. नॉर्मल, mg, टेंशन, kx, gmm by r स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गॉस लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, प्रेशर, गैस का प्रेशर. आइडियल गैस इक्वेशन जो है पढ़े हो ना, गैस अपने आप को घुमाता है. फिजिक्स में हर चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा. फिजिक्स के हर चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा कि ये फोर्स जो है, दुनिया का सारा फोर्स जितना भी होता है वो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर बनता है. इसलिए हर चैप्टर में ये क्वेश्चन एसेंशियल पार्ट होता है उसका. बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बस अभी मुझे सुन लो. मैं डाउट पूछने का पूरा टाइम दूंगा. तो तुमको क्या करना है, किसी पॉइंट पे जब तुम यहां पहुंचोगे तो इसको सारे फोर्स को इस डायरेक्शन में निकालोगे, उसको इक्वेट कर दोगे किससे? mv स्क्वायर बाय r से. ए रेडियल mv स्क्वायर बाय. ये कभी जीरो नहीं होता है, ये हमेशा जीरो. az ये कभी जीरो नहीं. बचा ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी. अगर ये जीरो है टेंजेंशियल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर नॉन जीरो है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये स्पीड को बदलेगा. वाई कंपोनेंट क्या बदलेगा? स्पीड को बदलेगा. ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. देखो कैसे. यहां कोई डाउट? यहां जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट? एक बात याद रखना, ये एक ऐसा एक्सीलरेशन है, ये एक ऐसा एक्सीलरेशन है जिसका कोई भी ट्रांसलेशनल या 1D मोशन में काउंटर पार्ट नहीं है. दिस हैज नो काउंटर पार्ट इन ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन में ये था ही नहीं कहीं. ये एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है रोटेशनल मोशन का. इसका कोई भी काउंटर पार्ट 1D मोशन में नहीं होता है. 1D मोशन में डायरेक्शन नहीं बदलता है. इसीलिए इसको समझना, क्यों एक सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस होता है, क्यों एक सैटेलाइट के भीतर वेटलेसनेस हो, जबकि वो सैटेलाइट एक फिक्स डिस्टेंस पे घूमता रहता है. क्यों रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट के बाद उस एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का हेल्प लेना पड़ा. क्यों पूरी की पूरी यूनिवर्स एटम से लेकर इन्फाइनाइट तक सब सर्कुलर मोशन में घूम रही है? क्योंकि स्टेबिलिटी का वो एकमात्र क्राइटेरिया है पूरे नेचर में. याद रखना, ये जो v स्क्वायर बाय r है, सोचो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड v से. इसकी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो. एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, एक पार्टिकल इस तरह से चल रहा है. देखो क्या होता है. एक पार्टिकल मान लो कि इस तरह से चल रहा है, ऐसे करके. कोई कार है जो कि चल रहा था. इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है v और एक्सीलरेशन है a. यानी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन है a. ये अपनी एक्सीलरेशन. हम इसको घुमा देते हैं. हम इसी पाथ को बिना कुछ चेंज किए, बिना स्पीड बदले, बिना एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बदले, हम इस पाथ को घुमा देते हैं, टर्न कर देते हैं. नाउ आई टर्न दिस पाथ. सेम थिंग, यहां v, यहां a था. क्या होगा? a तो वही रहेगा. a जो पहले था, a जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था वो तो वही रहेगा. a का मैग्नीट्यूड वही है. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पहले भी a था, अब भी a है. बट यहां एक नया चीज चला आया. क्या? v स्क्वायर बाय r. ये एक नया एक्सीलरेशन क्रिएट होगा जो यहां नहीं था. यानी जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो वही होता है जो पहले था, लेकिन ये रेडियल क्रिएट होगा. अगर यहां पे एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो. और यहां एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो. सिर्फ तुमने वेलोसिटी दे दी थी v,
अब तुम इसको बेंड कर दो, अब तुम इसको बेंड कर दो। पहले एक्सेलरेशन क्या था? जीरो। पहले एक्सेलरेशन क्या था? जीरो। बट अब एक्सेलरेशन है कितनी है? v स्क्वायर बाय r। जबकि तुमने स्पीड को नहीं बदला है, स्पीड कांस्टेंट है, बट अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ये एक्स्ट्रा आता है जो ट्रांसलेशन में कहीं नहीं आता है। ठीक है, अभी इस पे आएंगे। पूरी की पूरी चैप्टर इस डब्बे पे बेस्ड है। ये डब्बा जो है ना, ये डब्बा दिख रहा है, एफ रेडियल इनवर्ड इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। पूरी फिजिक्स, पूरी नेचर इससे एक्सप्लेन होती है। बताऊंगा कैसे। वी स्क्वायर बाय आर एक्सेलरेशन है, किधर? सेंटर की तरफ। ये क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। इसको तुम एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हो। ठीक। तीसरा अब देखो, अब तुम टेंजेंशियल की बात करो तो टेंजेंशियल में दो पॉसिबिलिटी है, वो जीरो भी हो सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है। देखो अभी तक हमने क्या किया था? परपेंडिकुलर जीरो, नेट फोर्स जीरो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई फोर्स नहीं, रे सेंटर के तरफ एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय आर इंस्टेंटेनियस, इसीलिए सारे फोर्सेस का कंपोनेंट सेंटर के तरफ जो लोगे वो होगा इक्वल टू मास इनटू v स्क्वायर बाय आर। अब तीसरा है टेंजेंशियल। देखो ये है टेंजेंशियल, जिसको तुमने y एक्सिस नाम दिया था। अब देखो, हो सकता है कि तुम्हारा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो। इसका मतलब है, और ये किसके इक्वल होगा? फोर्स का कंपोनेंट y डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये था माइनस y। तो समझो A टेंजेंशियल होगा, फोर्स का कंपोनेंट जो तुम्हारा फोर्स लग रहा था उसका कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय m। तो मान लो तुम्हारा फोर्स इस पॉइंट पे कुछ इस तरह से था, फोर्स तुम्हारा इस पॉइंट पे था, ऐसे करके था। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, डीएल डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होता है। फोर्स टेंजेंशियल नहीं भी हो सकता है, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में था, यानी इसने एक एंगल कितना बनाया था? थीटा। कितना बनाया था? थीटा। वेलोसिटी वेक्टर के साथ, जो वेलोसिटी वेक्टर था तुम्हारा, उस वेलोसिटी वेक्टर के साथ ये फोर्स वेक्टर कितना बना रहा था? एंगल थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट होगा किसके डायरेक्शन में? वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वो इसके स्पीड को बढ़ाएगा। और एक कंपोनेंट था वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या करेगा? इसके डायरेक्शन को बदल रहा था। अब समझो, ये A टेंजेंशियल होता है F टेंजेंशियल बाय M, ये वही एक्सीलरेशन होता है, सेम एक्सीलरेशन व्हाट वी यूज्ड इन 1D मोशन। मतलब क्या? जब हम लिखते थे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, ये जो एक्सेलरेशन इसमें लेते थे ये A टेंजेंशियल लेते थे। दिस A इज A टेंजेंशियल, नॉट नेट A। अभी भी यहां ये एप्लीकेबल है, अभी भी यहां ये एप्लीकेबल है, ये तीनों इक्वेशन एप्लीकेबल है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट यहां तुमको एक जगह क्या लेना होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी भी तुम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में इस इक्वेशन में लगा सकते हो, ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है, ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है। ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? सिर्फ एक कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। ये बात और था कि 1D मोशन में बिकॉज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोइंसाइड करता था, तो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन वैसे ही वेलोसिटी के डायरेक्शन में था। लेकिन अगर ये ऐसे हो, अगर वेलोसिटी इस तरह, एक्सेलरेशन इस तरह, तो भी ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड इन प्लेस ऑफ F by m यू टेक F cos थीटा by m। एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लोगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब समझो इसको। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं, यहां तीन केसेस पॉसिबल हैं। अगर ये फोर्स ऐसे होता, ऐसे,
तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कितनी होती? जीरो। अगर नेट फोर्स, अगर तुम्हारा नेट फोर्स ऐसे होता वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो इसका कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है? जीरो। इसका मतलब है ए टेंजेंशियल इज जीरो इंप्लाइज, इसको हम अल्फा आर भी बोलते हैं, अल्फा इज जीरो, अल्फा इंटू आर इज, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ये कंपोनेंट नहीं होता है। अगर ए टेंजेंशियल है पॉजिटिव, यानी अल्फा है पॉजिटिव, मतलब अगर फोर्स वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ, टेंजेंट के साथ एंगल थीटा एक्यूट बना रहा है, इसका एक कंपोनेंट होगा इधर, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। इस केस में क्या होगा? बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है बताओ? ये क्या होता है? ये होता है डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी। ये क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताता है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो किसी सर्कुलर मोशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड चेंज हो रही हो तो क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर ये जीरो है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है मॉड ऑफ वी क्या है? कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ इंक्रीजिंग स्पीड। और ए टेंजेंशियल अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स का ये ऐसे है, यानी इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो सेंटर की तरफ था और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के उल्टा है। एक कंपोनेंट क्या है इस फोर्स का? ये वेलोसिटी के उल्टा है, वेलोसिटी को पीछे खींच रहा है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था और इस फोर्स का एक कंपोनेंट, मतलब एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर इज ऑब्ट्यूस। तो उस केस में अल्फा नेगेटिव होगा, इसका मतलब है ये भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल स्पीड, सर्कुलर मोशन विथ डिक्रीजिंग स्पीड। तो समझो ए जेड, फोर्स इन जेड डायरेक्शन ऑलवेज जीरो, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑलवेज नॉन जीरो, and force along the tangent may be zero for uniform circular motion, may be non-zero if speed is varying, non-uniform circular motion। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होगा ये बताओ? एफ जेड जीरो, एफ वाई जीरो, सिर्फ एक एक्सीलरेशन किधर? सेंटर की तरफ, कितना? वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? एक ही एक्सीलरेशन होगा ना। तो जेड तो हर केस में जीरो होता है, ये तो भूल जाओ। वाई नॉन यूनिफॉर्म में नॉन जीरो होता है, यूनिफॉर्म में जीरो होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर में ये भी हो जाएगा जीरो, बचेगा सिर्फ एक एक्सीलरेशन, किधर? सेंटर की तरफ, कितना? वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ सर, अल्फा वी स्क्वायर बाय आर है। अल्फा वी स्क्वायर बाय आर है। अल्फा इज वी स्क्वायर बाय आर। सर लास्ट वाले में अल्फा पॉजिटिव रहेगा। इसमें ये होगा तो सेंटर की तरफ ये होगा। अल्फा पॉजिटिव यहाँ पे बोल रहे हो? यस सर। नहीं देखो, अगर ओमेगा इस तरह से है, मान लो ऐसे, यस। अल्फा भी ऐसे है, कार जिधर चल रही उधर ही एक्सेलरेशन भी है, कार जिधर चल रही उधर ही एक्सेलरेशन भी है, तो ओमेगा बढ़ेगा, उसको बोलेंगे अल्फा इज पॉजिटिव। अगर ओमेगा ऐसे है, अल्फा ऐसे, जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं तो ये होता है, जब फैन को स्विच ऑन करते हैं, जब फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो ये होता है, इसको बोलते हैं अल्फा इज नेगेटिव। मतलब वहाँ स्पीड घट रही है, बेसिकली स्पीड घट रही है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। देखो समझ गया सर, समझ गया। अब देखो हम अब इलस्ट्रेशंस ले रहे हैं। तुम लोग ये चीज पहले किए हो, केमिस्ट्री में तुम लोग कुछ नहीं पूछते हो, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ जाते हो,
बिना ये जाने कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होता है, बिना जाने कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम में पढ़ जाते हो, इलेक्ट्रॉन को घुमा देते हो न्यूक्लियस के अबाउट, बिना जाने सेंट्रल फोर्स क्या होता है। यहां देखो वन बाय वन हम ले रहे हैं। पहला केस हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब क्या है? v इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, अल्फा इज 0, a टेंजेंशियल इज 0, a radial is equal to v square by r, that is omega square r, always towards center, always towards center. This is also the only acceleration it has. This is the only acceleration it has. इसका मतलब है, समझो, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसकी मास है m। हमने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्या किया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। इनसैट 2 है, इनसैट 2 भी कुछ भी हो सकता है। और इसको मैंने यहां पे, यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने इसको एक स्पीड दे दिया टेंजेंशियली। स्पीड नहीं देते तो धरती से टकरा जाता। फोर्स को स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स को स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट को चेंज कर सकते हो। यहां रेस्ट पे छोड़ते तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और ये ऐसे आके टकरा जाता। हमने इसको v दे दिया, यही बन गया, वही फोर्स कन्वर्ट कर दिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ये जिंदगी भर घूमता रहेगा। एक्सीलरेशन वही है, बट पहले जब इसको रेस्ट पे छोड़ते तो जो होता रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वो टकरा जाता, वही चीज को हमने कन्वर्ट कर दिया। उसी एक्सीलरेशन का हमने मीनिंग बदल दिया, हमने उसका मीनिंग बदल दिया, उसको क्या बना दिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो ये ऐसे घूमेगा। हमको जानना है, सैटेलाइट की मास मान लेते हैं m है। सर लेकिन सैटेलाइट तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आती है। किसने कहा तुमसे? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म तुम इस सेंस में कह रहे हो, तुम ट्रांसलेशन देखो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन 0। ठीक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है ए टेंजेंशियल 0, नॉट ए रेडियल 0। ए रेडियल तो होगा ही नहीं, तो सर्कुलर मोशन कैसे करोगे भाई? तो क्या करोगे बताओ? इसमें को फोर्स इक्वेशन लिखना है, न्यूटन लॉ लगाना है। वी हैव अप्लाई न्यूटन लॉ इन दिस। इसमें फोर्स क्या ऐड कर रहा है सो बताओ। पहले ये बताओ, इसकी अगर इसकी स्पीड v है, अगर इसकी कांस्टेंट स्पीड v है, रेडियस r है, ये बताओ इसकी एक ही एक्सीलरेशन है, कितनी है? इसकी एक ही एक्सीलरेशन है और सेंटर की तरफ है, कितनी है? v स्क्वायर बाय r। एग्रीड? इसकी एक ही एक्सेस, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बिकॉज हम यहां लिख रहे हैं सैटेलाइट ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अबाउट अर्थ। तो बताओ, इसकी एक्सेलरेशन एक ही होगी, हम बता चुके हैं, जेड डायरेक्शन में कोई नहीं होता है, यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल भी 0, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो सिर्फ बच गया सेंटर की तरफ, कितनी? v।
अरे धरती है भाई, अर्थ और यूनिवर्स में mg कहां से लाएगा? ये सैटेलाइट मेरे पास नहीं घूम रहा है ऐसे ऐसे सिग्नल भेजने के लिए, यूनिवर्स में घूम रहा है। धरती से बाहर निकलो, लैब वेब से बाहर निकलो, इंडिया पाकिस्तान सब बौना बन जाएगा, इतना बड़ा बड़ा दिखेगा नहीं। हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। mg यहां होता है, यहां धरती फ्लैट है ना, दिखती है ना, जहां mg लगता है ना वह धरती फ्लैट होती है, डिस्क हो जाता है। क्या लिखोगे? यहां फोर्स एक ही लगेगा, कितना? कौन सा फोर्स इसको सेंट्रीपिटल, इस एक्सेलरेशन का कोई कारण चाहिए, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई फोर्स होगा जरूर, नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता है। कौन सा फोर्स है? एक ही फोर्स है। फोर्स क्या बताओ? जी एम बाय आर स्क्वायर। एग्रीड? जानते हो, सुने ये फॉर्मूला? Gmm by r square. This is the centripetal force. Here, the gravitational force of attraction between the Earth and the satellite is acting as the centripetal force. E is equal to mass into acceleration, that is v square by r. देखो m से m कट गया, एक r कट जाएगा, v आएगा अंडर रूट जी एम बाई आर। यही होता है, यही सैटेलाइट की स्पीड होती है, जिस स्पीड से सैटेलाइट अर्थ को रिवॉल्व करता है। किस पे डिपेंड करता है? जी पे, मास ऑफ अर्थ पे, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पे। यही तुम ग्रेविटेशन में करोगे और हर क्वेश्चन में यही करोगे। चाहे सन को घुमाओ, चाहे अर्थ को घुमाओ सन के अबाउट, मून को घुमाओ अर्थ के अबाउट, या किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को घुमाओ, यही इक्वेशन लगेगा। तो वहां ये समझना तुमको, ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम प्लस He+, हीलियम का आयन जो है He+, उसका जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बाद उसका इक्वेशन लिखना है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये है प्लस 2 ही होगा ना। न्यूक्लियस, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस E, तो 2 प्रोटॉन पे इतना। ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस स्पीड से? v स्पीड से। एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये बताओ, अगर ये घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर ये इलेक्ट्रॉन जिसकी मास है m, अगर ये घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो ये बताओ इसकी पहली बात ये बताओ, इसकी एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे कितनी होगी? v²/r। इसकी एक्सेलरेशन किसी पॉइंट पे कितनी होगी? अगर इसकी स्पीड v है तो किसी पॉइंट पे, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नेट एक्सेलरेशन एक ही होता है और वो होगा सेंटर की तरफ। कितनी होगी? v²/r। r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। बोर्स मॉडल का पहला डेरिवेशन यही होता है। एक्सेलरेशन है v²/r। अब जिधर एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स भी होगा। जिधर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन नेट फोर्स भी होगा। नेट फोर्स कितना है बताओ? फोर्स होगा एक ही, और वो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2E इंटू E, Q1 Q2, यहां 2E यहां -E, एट्रैक्टिव फोर्स है, बाय r²। तो इक्वेशन तुम्हारा क्या बनेगा? आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ZE Q1 Q2 बाय r² इज m इंटू v²/r। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां से तुम v निकाल सकते हो, यहां से तुम v निकाल सकते हो। हम एक बोर्स मॉडल नहीं पढ़ा रहे, हम तुमको क्वांटाइजेशन रूल भी
बताएंगे, बट ये इक्वेशन पहला इक्वेशन होता है। इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम रहा है, यूनिवर्स का हर चीज सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम रहा है, पूरे की पूरी यूनिवर्स सर्कुलर मोशन में ही है, कहीं कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन पे सिर्फ तुम साइकिल चलाते हो और बाइक चलाते हो, पूरा नेचर सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है। थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो, व्हेन आई एम सेइंग हर फोर्स कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा, नॉर्मल, mg, फ्रिक्शन, kx, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फोर्स, कॉस्मिक फोर्स, इवन इम्पल्सिव फोर्स, टकराने वाला फोर्स जो होता है, रेडिएशन फोर्स, लाइट का जो होता है फोर्स, रेडिएशन फोर्स। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो मजाक नहीं कर रहे हैं, हम प्रूव कर देंगे कि सारा फोर्स कहीं ना कहीं सेंट्रल फोर्स बनता है। इक्वेशन एक ही है, इक्वेशन एक ही है, तरीका एक ही है। तरीका क्या है समझो। हाँ सर, ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल सकते। यहाँ ना देखो, अभी जो मैं बताना चाह रहा हूं, जब एक बाइक टर्न लेता है रोड पे, जब एक बाइक से जा रहे हैं और एक गोल चक्कर पे जाके हम टर्न ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें कौन सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। ये देखो, दिख रहा है? इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रल फोर्स। धागे का टेंशन, धागे का टेंशन। इसको वर्टिकल में घुमाएंगे ना, तो धागे का टेंशन और mg का एक कंपोनेंट, ठीक है। देखो क्या होता है, हम एक ही थ्योरी जानते हैं, एक लाइन का थ्योरी है, पूरी फिजिक्स चलती है इसके ऊपर। थ्योरी क्या है? हम क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, चलो ये धरती है, ये अर्थ है, और ये अर्थ जो है ना अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से स्पिन कर रही है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, स्पिनिंग लाइक दिस। दिख रहा है ना, ये ऐसे स्पिन कर रही है। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यह कोई पर्सन है, ये इक्वेटर है, रेडियस है अर्थ की यार, यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है। हम जानना चाहते हैं, हम यहां खड़े हैं, इक्वेटर पे खड़े हैं, हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन मी एंड दिस ग्राउंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, या जो भी है। यहां पे हमारे ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक लगेगा इधर की तरफ फोर्स, कितना लगेगा? g कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, बट जी एम बाय आर स्क्वायर को हम बोलते हैं स्मॉल g, जी एम बाय आर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कितना हो जाएगा? mg। दूसरा फोर्स नॉर्मल, दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा ना, लेकिन मैं एक्सेलरेटेड हूं। क्यों? जो पर्सन यहां चिपका हुआ है, जो पर्सन यहां चिपका हुआ है, इक्वेटर पे जो पर्सन चिपका हुआ है, वो बेसिकली एक सर्किल पे घूम रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ये पर्सन एक सर्किल पे घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, तो इसकी एक एक्सेलरेशन होगी किधर? सेंटर के तरफ। आपका वीडियो बहुत हो गया। नहीं तो नहीं होना चाहिए। हुआ है क्या? नहीं हुआ है सर। और नहीं सर। नहीं है। ठीक है ना? यस सर। देखो यहां इसकी एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ है, कितनी है? ओमेगा स्क्वायर आर।
या वी स्क्वायर वाई आर। यानी ये पर्सन नॉन एक्सीलरेटेड नहीं है, भले इसकी स्पीड कांस्टेंट है बट एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, बिकॉज एक्सीलरेशन इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो रही है। चेंज इन डायरेक्शन इज ऑल्सो ए चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पे देखो एक्सीलरेशन 1 ओमेगा स्क्वायर आर, फोर्स 2। अब क्या लिखोगे? इधर को मानोगे क्या? जिधर एक्सीलरेशन उसको मानोगे क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये फोर्स होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। तो क्या लिखोगे बताओ? mg माइनस नॉर्मल, mg सेंटर की तरफ पॉजिटिव फोर्स, नॉर्मल बाहर की तरफ नेगेटिव फोर्स। बताए हैं सेंटर की तरफ पॉजिटिव फोर्स, इधर नेगेटिव। mg माइनस नॉर्मल इज m ओमेगा स्क्वायर आर या mv स्क्वायर बाय आर। नॉर्मल कितना आ जाएगा? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज लेस देन mg। इसीलिए जो एपरेंट वेट इक्वेटर पे होता है वो पोल के वेट से कम होता है। इसीलिए एपरेंट वेट जो इक्वेटर पे होता है वो पोल पे जो तुम्हारा वेट है उससे कम होता है। तुम अगर एक वेइंग मशीन लेके क्या करोगे? तुम एक वेइंग मशीन ले लो, इक्वेटर पे चले जाओ किसी पॉइंट पे, इस वेइंग मशीन को डाल के खड़े हो जाओ, तुम्हारा जो वेट वहां शो करेगा। और अगर पोल पे इसी को यहां पोल पे जाके प्लेस कर दो यहां पे, और तब खड़े हो जाओ, यहां ज्यादा वेट शो करता है, क्योंकि यहां पे तुम्हारा एक एक्सीलरेशन है, यहां तुम्हारा एक्सीलरेशन जीरो है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम्हारे सर्किल का रेडियस घटता जाएगा, और यहां पे आगे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? जो पर्सन यहां है वो आर रेडियस पे घूम रहा है, जो पर्सन यहां है वो कैपिटल R/2 पे घूम रहा है, और जो पर्सन टॉप पे है वो कितने पे घूम रहा है? जीरो पे घूम रहा है। तो वहां पे सिर्फ mg माइनस नॉर्मल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये सब बात की बात है, सब आएगा। अब देखो हम अगर ये करें, एक फ्लाईओवर है, समझ रहे हो? एक फ्लाईओवर है, ओवरब्रिज जो होता है फ्लाईओवर, इस पे एक कार जा रहा है, और इसकी रेडियस कितनी है? r है। इसकी रेडियस कितनी? r है, ठीक है। इस फ्लाईओवर की जो है रेडियस कितनी है? r है। यहां इसकी स्पीड है v, इसकी मास m। तो बताना है यहां नॉर्मल फोर्स कितना ऐड कर रहा है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द कार एंड द फ्लाईओवर। तो क्या करोगे तुम? यहां पे लिखोगे, पहली बात ये लिखोगे इसकी एक्सीलरेशन एक ही होगी, कितनी है? सेंटर के तरफ। कितनी है? एक्सीलरेशन सेंटर के तरफ होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। पहले एक्सीलरेशन, मेरी आदत है मैं एक्सीलरेशन को इस तरह से दिखाता हूं रेजिस्टेंस की तरह, बट वो मेरा सिर्फ लिखने का तरीका है। ये है v स्क्वायर बाय आर। दिस इज द ओनली एक्सीलरेशन। किधर? सेंटर के तरफ, कॉनकेव साइड, ऊपर नहीं नीचे। सेंटर इस सर्किल का नीचे लाई करेगा। एग्रीड? कोई डाउट? ठीक है। और फोर्स क्या क्या लिखोगे? फोर्स को मैं ब्लू कलर से दिखाता हूं। mg नीचे, नॉर्मल, ये जो सरफेस है नॉर्मल क्या लगेगा? ऊपर लगाएगा। mg नीचे, और ये फ्लाईओवर इसको पुश करेगा नॉर्मल से ऊपर। तो दो फोर्स है और एक एक्सीलरेशन। जिधर एक्सीलरेशन होगा उसको क्या मानते हो? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे यहाँ? इक्वेशन क्या लिखोगे यहाँ बताओ? यहाँ लिखोगे तुम mg माइनस नॉर्मल इज mv स्क्वायर बाय आर। सो नॉर्मल कितना हो जाएगा? mg माइनस mv स्क्वायर बाय आर। ये नॉर्मल है, mg से कम है। देखो, अगर बहुत ज्यादा स्पीड दोगे ना, उड़ जाओगे हवा में। नॉर्मल जीरो होने का मतलब क्या है? नॉर्मल जीरो होने का मतलब है कि ये कार इस पे उड़ गया, फ्लाइट में चला गया। मतलब अगर ये इसके कांटेक्ट छोड़ देगा
तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। तो नॉर्मल जीरो जब क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार सो दैट इट रिमेन्स इन कांटेक्ट, या फाइंड द स्पीड फॉर विच इट लीव्स द कार, तो क्या द फ्लाईओवर रोड। तो नॉर्मल जीरो का मतलब होता है कार लीव्स कांटेक्ट विद द रोड और फ्लाईओवर। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, फिजिक्स में टेक्निकल भाषा होता है ब्रेक्स ऑफ द कार, इसको बोलते हैं कार ब्रेक्स ऑफ द सरफेस। क्या बोलते हैं, कार ब्रेक्स ऑफ द सरफेस। देखो इसको बोलते हैं कार ब्रेक्स ऑफ द सरफेस। ना ब्रेक्स ऑफ का मतलब ये नहीं कि तोड़ देता है सरफेस को, ये टेक्निकल वर्ड है। ब्रेक्स ऑफ का मतलब है लीव्स कांटेक्ट विद द सरफेस। तो जैसे तुमसे किसी क्वेश्चन में कहेगा द कार और द बाइक और द व्हाटएवर इट इज लीव्स कांटेक्ट और ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, तो वो क्या करना है, मैथमेटिकली नॉर्मल को जीरो कर देना है। इसीलिए अगर कोई मान लो स्पीड ब्रेकर है, मान लो तुम किसी रोड पे जा रहे हो और एक स्पीड ब्रेकर है इस तरह से हॉस्पिटल के पास, तुम बहुत तेज आओ बाइक से और इसमें चढ़ा दो तो उड़ जाता है, आदमी कुछ देर के लिए प्रोजेक्टाइल में उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा तुम दोगे तो तुम्हारे यहाँ नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उड़ जाओगे वहां ऐसे करके, तब यहां पे जाके लैंड करता है। इसीलिए तुम बहुत तेज चलोगे, यहाँ नॉर्मल जीरो हो जाएगा। नॉर्मल कितना आ गया, mg माइनस mv स्क्वायर। क्यों आ गया, क्यों आ गया, सोचो। ठीक, अब सोचो अगर ये फ्लाईओवर ना होता, ये गड्ढा होता, ये फ्लाईओवर ना होता बल्कि ये एक गड्ढा होता ऐसे कर, और इसमें तुमने कार को उतार दिया है, और इसमें तुमने कार को क्या किया है, उतार दिया है। तुम्हारी कार इसमें चल रही है, इस गड्ढे में चल रही है, अभी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड भी है ज्यादा। इसका सेंटर, ये जो सर्कुलर कर्व है, इसका सेंटर कहां होगा, ऊपर या नीचे, कहां होगा बताओ। इस सर्किल का सेंटर कहां होगा, ऊपर होगा, यहां पर है, रेडियस है आर। यानी कि इस केस में इसकी एक्सेलरेशन एक ही है, कितनी है, इसकी एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, एंड व्हाट इज दैट एक्सेलरेशन, इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। जिधर सेंटर उधर ही कॉन्केव साइड में होता है एक्सेलरेशन, इसीलिए यहां पर नीचे था, यहां ऊपर है। अब क्या करोगे, mg नीचे, वेट तो नीचे ही एक्ट करेगा, ऊपर मत लगा देना। ग्राउंड हमेशा पुश करता है, नॉर्मल एक्ट करेगा ऊपर। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, अपवर्ड को मानोगे पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन उधर पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे, n माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय। देखो n पॉजिटिव फोर्स, mg नेगेटिव फोर्स, सो n माइनस mg इज मास इनटू acceleration v square by r, and you are going to get n is equal to mg plus mv square by r। देखो हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम एक ही चीज कर रहे हैं, और हम तुमको ये बताना भी नहीं चाह रहे, हम तुमको इनफाइनाइट एग्जांपल दे सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा कभी। करना एक ही चीज है सब में, क्या करना है, सेंटर के तरफ जितनी फोर्स है उसको इक्वेट कर देना है मास इनटू वी स्क्वायर बाय आर से। यहां पे नॉर्मल कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल जीरो कर दोगे तो स्पीड का स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहां अगर नॉर्मल को जीरो कर देंगे तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। यहां नॉर्मल जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, समझो व्हाट आई एम डूइंग नाउ। हम क्या कर रहे हैं, ये बॉब है, मान लो छोटा सा बॉब है, हम इसको इस धागे से पकड़ के अब इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। अब इसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं,
ठीक है, ऐसे करके हमको टेंशन निकालना है। अब देखो क्या करेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, बट हम तुमको बता रहे हैं, तुमको स्पीड दिया हुआ है। स्पीड कैसे वेरी करता है हाइट के साथ, ये हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो हमारे पास क्या है समझो, ये क्वेश्चन है, ये एक यहां पर था, यहां पर था, यहां पर था, यहां पर था, We have taken 5 points. Point number 1, point number 2, point number 3, 4 and 5. We have taken 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. ये एक पेंडुलम बॉब है, ये क्या है, एक यहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यह है पेंडुलम, लेंथ L है, मास द बॉब M है, और ये इस तरह से मूविंग ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मूविंग ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहां इसकी स्पीड दी है v1, यहां इसकी स्पीड है v2, v3, v4 और v5। यहां इसकी स्पीड कितनी है v1, ये हमको दी हुई है क्वेश्चन में, तो वो जानना नहीं है कि यहां v1 से v2 कितना चेंज आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस चैप्टर में तुमको स्पीड दिया हुआ है v1, ये है v2, ये भी दिया हुआ है, इसका स्पीड है v2, इसकी स्पीड है v3, ये भी दी हुई है, इसकी स्पीड है v4, और यहां पर इसकी स्पीड कितनी है v5। जो सबस्क्रिप्ट वही स्पीड है, और स्पीड हमेशा टेंजेंशियल होता है। तुमको हर पॉइंट पे टेंशन निकालना है, तुमको हर पॉइंट पे टेंशन निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट 1 की बात करते हैं। तो पहले ये बताओ, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगी वो सिर्फ स्पीड डिपेंडेंट होती है। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन यहां कितनी आएगी, सो बताओ। यहां जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगी दैट इज v1 स्क्वायर बाय l। रेडियस कितनी है l, लेंथ कितनी है l, v1 स्क्वायर बाय l। यहां जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय l। यहां जो सेंटर की तरफ होगी एक्सेलरेशन दैट इज गोइंग टू बी v3 स्क्वायर बाय l। यहां जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगी ये होगा v4 स्क्वायर बाय l, और यहां जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू v5 स्क्वायर बाय l। कोई डाउट? जहां जो स्पीड स्क्वायर बाय l दैट इज टुवर्ड्स सेंटर, ये एक कंपोनेंट फिक्स है। अब फोर्स देखो, अब हम इधर को पॉजिटिव मान के सारे फोर्स का इधर कंपोनेंट निकाल के हम इसको इक्वेट करेंगे। देखो कैसे, यहां पे जो फोर्स लगेगा, एक लगेगा mg नीचे, एक लगेगा mg नीचे। किसी को डाउट? किसी को लगता है mg ऊपर लगेगा तो बता देना। टेंशन इधर T1, दो ही फोर्स है, mg और टेंशन, mg और टेंशन। यहां इक्वेशन क्या लिखोगे? पॉइंट 1 पे इक्वेशन क्या लिखोगे जरा देखो। पॉइंट 1 पे क्या लिखोगे इक्वेशन? पॉइंट 1 पे तुम्हारा इक्वेशन जो है होगा T1 माइनस mg इज m इंटू v1 स्क्वायर बाय l। यानी T1 हो जाएगा mg प्लस m v1 स्क्वायर बाय l। टेंशन यहां mg से ज्यादा आएगा। मेरी बात नहीं मानना चाहते हो मत मानो, यहां स्प्रिंग अटैच कर दो, यहां क्या करो स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर दो, तुमको उसका रीडिंग यही मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। 2 पे आओ, मान लो ये एंगल है थीटा, पॉइंट 2 पे आओ। पॉइंट 2 पे बताओ कौन कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है यहां पे। यहां एक फोर्स ऐड कर रहा है इधर, यहां एक फोर्स ऐड कर रहा है इधर। कौन सा फोर्स? T2। टेंशन यहां कितना है? T2, और टेंशन हमेशा धागे के अलोंग एक्ट करता है T2। दूसरा फोर्स यहां पर क्या है? ऐसे करके होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना होगा? mg होगा ना। अब बताओ,
व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, क्या लिखेंगे पॉइंट 2 पे T2 माइनस, ये तो पूरी की पूरी तरह कहां है, सेंटर के तरफ है, ये T2 जो है पूरी की पूरी तरह सेंटर की तरफ है, और इसका एक कंपोनेंट सेंटर से दूर है ना, तो इसको जब पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को, तो ये जो होगा mg cos थीटा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस mg cos थीटा, T2 पॉजिटिव फोर्स सेंटर के तरफ हम ले रहे हैं, सेंटर के इनवर्ट सेंटर को हम पॉजिटिव डायरेक्शन माने हैं, T2 माइनस mg cos थीटा इज mv2 स्क्वायर बाय, कोई डाउट? हम अभी इस पे कंसर्न नहीं है, अभी इस टॉपिक में इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी, mg sin थीटा बाय 2 बाय m, इसकी टेंजेंशियल फोर्स है mg sin थीटा बाय 2 बाय m, वो हम उस पर अभी नहीं कर रहे, हम सिर्फ सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं। यहां बताओ, यहां कौन कौन सा फोर्स था, mg नीचे, mg नीचे, टेंशन इसको पुल करेगा इधर, ठीक। अब बताओ यहां पे सेंटर की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, mg का कोई कंपोनेंट नहीं है, mg का कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं है, हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन की, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन की, तो क्या करेंगे, mg का कोई कंपोनेंट नहीं, तो क्या लिख दोगे, इसको मान लो T3 है, तो तुम जब यहां लिखोगे थर्ड पॉइंट पे, तो क्या लिखोगे, T3 माइनस T3 इज इक्वल टू, सिंपली T3 इज इक्वल टू टेंशन ही इसको सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है mv3 स्क्वायर बाय, मान लो ये एंगल है फाई, कितना है फाई, ये एंगल है फाई, तो ये बताओ यहां कौन कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है, एक फोर्स ऐड कर रहा है नीचे, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है mg, एक फोर्स ऐड कर रहा है नीचे, मैग्नीट्यूड कितनी है mg, दूसरा है इधर टेंशन T, दो ही फोर्स है ना, mg और ये एंगल है फाई, तो बताओ सेंटर की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, चौथा पॉइंट T4, इसको इसका नाम दे दो T4 प्लस या माइनस mg cos फाई, प्लस या माइनस, प्लस प्लस mg cos फाई इज mv4 स्क्वायर बाय, पांचवा टॉप मोस्ट पॉइंट पे नीचे एक फोर्स T5, नीचे एक फोर्स T5, एक नीचे फोर्स mg, टेंशन भी पुल कर रहा है, mg तो नीचे होता ही है, और टेंशन पुल करेगा इस पार्टिकल को, यानी इस पार्टिकल पे नीचे ऐड करेगा, क्या लिख दोगे, T5 प्लस mg इज mv5 स्क्वायर बाय, हम अगर तुमसे ये पूछना चाहें फाइंड द वैल्यू ऑफ v5, फाइंड द वैल्यू ऑफ v5 सो दैट एट दिस पॉइंट टेंशन वैनिश, टेंशन बिकम जीरो, स्ट्रिंग बिकम स्लैक, तो क्या करोगे, यहां टेंशन को किससे कर दोगे इक्वेट, T5 को जीरो से, तो v5 निकल जाएगा ना √GL। अगर हमको पूछा जाए कि यहां पे कौन सी स्पीड दे दें v5, कि यहां टेंशन वैनिश कर जाए, तो टेंशन को वैनिश कराना है, स्ट्रिंग को ढीला करना है, स्लैक करना है, T5 को जीरो कर दो, v5 अपने आप चला जाएगा। वो सब तो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन तो हम बहुत बना लेंगे, प्रोसेस समझ लो, हम एक ही काम कर रहे हैं सब जगह, सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन, क्या v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r, जो पूछा है v पूछा है तो v के टर्म में, ओमेगा पूछा ओमेगा टर्म, एक ही एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ। इसीलिए सेंटर के तरफ जो भी फोर्सेस हैं उनका सेंटर के तरफ को पॉजिटिव मान लो, उनका वेक्टर सम को उससे इक्वेट कर दो mv स्क्वायर बाय r। यहां पर यह कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये है यहां पर ये है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां टेंशन और mg का कॉम्बिनेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ऐड कर रहा था।
ठीक है, अगला स्टेशन सब नोट्स में है, एक बार पहले तुम लोग सुन लो। और अगर तुम ये समझ गए हो जो मैंने कहा है अभी, तो तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर, सेंटर मास कोलिजन मोमेंटम, रोटेशनल मैकेनिक्स खत्म। योर वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मैकेनिक्स, सेंटर मास कोलिजन मोमेंटम, एसएचएम सब खत्म, कुछ नहीं। उसमें 80% चीज यही है, 80% चीजें यही हैं। और वहां जाके लोग समझते नहीं है कि क्यों हो रहा है। इस इक्वेशन को लिखना सीखना फीस का सबसे बड़ा आर्ट है, सबसे बड़ा आर्ट। ये देखो, ये एक हेमीस्फेरिकल बॉल है, हेमीस्फेरिकल बॉल है, और उसके ऊपर एक पार्टिकल चल रहा है, एक बार यहां पर है और दूसरी बार यहां पर है। रेडियस आर, इसकी मास एम। तो बताना है दोनों, यहां इसकी स्पीड दी हुई है, यहां इसकी स्पीड दी हुई v1 और यहां इसकी स्पीड दी हुई v2। तुझे पूछा गया दोनों जगह नॉर्मल फोर्स निकालो। सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक्सीलरेशन लिखोगे। यहां इसकी एक्सीलरेशन होगी सेंटर की तरफ, v1 स्क्वायर बाय आर, और यहां पे इसकी एक्सीलरेशन होगी सेंटर की तरफ, कितनी, v2 स्क्वायर बाय आर। अब आओ फोर्स पे। यहां दो ही फोर्स था, एक था mg नीचे, एक नॉर्मल ऊपर, n1 मान लो। तो क्या लिखोगे फर्स्ट के लिए, mg माइनस n1, mg माइनस n1 इज m इंटू v1 स्क्वायर बाय आर। तो n1 कितना हो जाएगा, mg माइनस m v1 स्क्वायर बाय आर। ठीक, नॉर्मल यहाँ कम है, घट गया है mg से, ये जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है किस स्पीड पे, अंडर रूट जी आर पे। और यहाँ इसको जीरो से इक्वेट कर दे, m से m कट जाएगा, v आ जाएगा अंडर रूट जी आर। यहाँ देखो, अगर ये एंगल मान लो कि ये जो है एंगल दिया है थीटा, एंगुलर पोजीशन इसका कितना है, थीटा। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे दो फोर्स लोगे, mg लोगे नीचे, mg लोगे नीचे, और नॉर्मल लोगे ऐसे। mg का कंपोनेंट सेंटर के तरफ और नॉर्मल है सेंटर से आउटवर्ड, यानी mg का जो कंपोनेंट होगा कौन सा, mg cos थीटा, वो पॉजिटिव फोर्स होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन सेंटर के तरफ है, तो सेंटर के तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। तो यहां इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहां इक्वेशन लिखेंगे इसका कंपोनेंट सेंटर के तरफ mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, this is the net force, centripetal force, this is the net force acting toward the center, that must be equal to mass into net acceleration toward the center। इसको n2 मान लो, यहां से आएगा n2 इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv2 स्क्वायर। कोई डाउट, कोई डाउट? देखो, हाँ सर यहाँ पे b कांस्टेंट नहीं है तो रेट टेंजेंशियल लगेगा। हाँ लगेगा, ये टेंशन लगेगा यहाँ, बट हम उसको भी ले नहीं रहे हैं, बट जब आएंगे तो लेंगे उसको। अभी हम सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने का इक्वेशन बता रहे हैं, जब हम आएंगे नॉन यूनिफॉर्म में हम वही बताएंगे कि ये कितना अल्फा होगा, कितना क्या होगा। सेंटर के डायरेक्शन में हर केस में यही इक्वेशन बनेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, एक डायरेक्शन में यही इक्वेशन लगेगा हमेशा। देखो ये कोनिकल पेंडुलम है, इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं, तो समझना है इसको।
ये कोनिकल पेंडुलम है, इसको हैंग किया जाता है रूप से और ये ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। ये पॉइंट है O, ये लेंथ है L, ये एंगल है थीटा, इसकी ये सेंटर है मान लो C, ये लेंथ है L, ये एंगल है थीटा, और ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है। ये बताओ, ये जिस सर्किल पे घूम रहा है उसका सेंटर O है या C है? ये जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है उसका सेंटर O पे है या C पे है? C पे, C पे है, समझो। इसका मतलब ये इसका प्लेन ऑफ मोशन है। सिंपल पेंडुलम के केस में ये सेंटर था, सिंपल पेंडुलम केस में ये सेंटर था, क्योंकि इसके अबाउट देखो, जब सिंपल पेंडुलम हुआ करता था तो सर्कुलर पाथ इस तरह से हुआ करता था, इसका सेंटर ये था O, बट यहां पर जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर O नहीं है, C है। तो तुमको यहां पे इसका एक्सेलरेशन लेना होगा। कितना लेना होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू दिस रेडियस, इस सर्किल का रेडियस अगर कितना है R, ओमेगा स्क्वायर R। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, यहां होता तो लेफ्ट होता, यहां होता सबसे फ्रंट पे तो इनवर्ड होता, हमेशा इनवर्ड होगा, हमेशा एक्सेलरेशन क्या है, हमेशा इनवर्ड है। लेकिन इस सर अगर ये सिंपल पेंडुलम होता तो फिर अपन इसकी रेडियस L लेते ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट, वही हमने किया था ना, अभी जो हमने 5 केस लिया था उसमें वही किया था, वो सिंपल पेंडुलम ही था। ये जो केस लिया था ना उसमें ये सिंपल पेंडुलम, इसलिए हमने L लिया था, V1 स्क्वायर बाय L, V2 स्क्वायर बाय L, क्योंकि इस सर्किल का सेंटर यहाँ था। बट इस केस में सर्किल का सेंटर यहाँ है, इसीलिए तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे इधर नहीं होगा, इधर एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉइंट को किससे ज्वाइन करो, सेंटर की तरफ, ठीक है। अब क्या करोगे? इट वुड टेक 2 क्लासेस फॉर मी टू टेक ऑल द केसेस। उसके बाद तुम कोई भी क्वेश्चन उठाओगे किसी बुक का, तुमको वो लगेगा सब देखा हुआ है। उसके बाद तुम जब क्वेश्चन बनाने लगोगे, तुम क्वेश्चन बनने लगेगा, तुम इसके कंपोनेंट्स को लेके इक्वेशन लिखना सीख जाओ। फिर मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, बट उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन नहीं बनता मतलब वो डीप कंसेप्ट है, बट वो हमारे स्पीड को या हमारे एससी वर्मा और इरोडोव को खत्म नहीं कराता है। यहां देखो, इधर तुमने ले लिया ओमेगा स्क्वायर R, तो R जो है ये रेडियस ऑफ दिस पाथ है, ना कि फ्रॉम सेंटर, क्योंकि सेंटर C है। समझ लो, सेंटर is C, not O. Center of the circular path is C, not O. पहली बात इसको याद रखना। Acceleration is omega square R, not omega square L। इधर की तरफ यहां फोर्स क्या होगा, mg नीचे लगेगा ही, टेंशन यहां, अब बताओ, अब यहां जेड एक्सिस आ रहा है, देखो ये एक्स वाई प्लेन और ये जेड एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन, सर्कुलर मोशन को क्या मान लो, एक्स वाई प्लेन। तो बताओ, हमने क्या बोला है, 3 होता है एक्सिस, एक होता है इसके परपेंडिकुलर, एक होता है टेंजेंट के लॉन्ग, एक होता है रेडियस के लॉन्ग। खैर हमको रेडियस से ही मतलब है, लेकिन अगर हम ऊपर जानना चाहें, अपवर्ड डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन, नेट फोर्स क्या होगा, 0 हमेशा। जो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड डायरेक्शन है, यहां कभी फोर्स नहीं होता है सर्कुलर मोशन में, तो क्या लिख दोगे, T cos थीटा माइनस mg, कितना होना चाहिए, 0। जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, T cos थीटा ऊपर माइनस mg इज 0। दूसरा, सेंटर की तरफ टेंजेंशियल फोर्स तो है ही नहीं, सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है, कौन सा, mg का कोई कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। mg का कोई कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा नहीं इस प्लेन में, क्योंकि mg इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। टेंशन का एक कंपोनेंट है, कितना, T sin थीटा,
एक्स डायरेक्शन कहोगे उसको तुम रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन कहो, क्या लिख दोगे? टी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग इट द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस एक्सेलरेशन का कारण कौन है? टी साइन थीटा है। टी कॉस थीटा तो बैलेंस कर रहा है वेट को, और टी साइन थीटा इज, क्या लिख दो? टी साइन थीटा इज मास इनटू ओमेगा स्क्वायर आर। दोनों को उधर लेके डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताओ? टेन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर बाय एम जी। अब तुम जानते हो ये आर कितना होगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, तो ये आर कितना हो जाएगा? दिस आर वुड बी इक्वल टू एल साइन थीटा। होगा क्या इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में? तो यहां तुम्हारे निकल चुका है। तुमने जैसे इस इक्वेशन को लिख लिया, तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही बन गया। इसके बाद कुछ नहीं है। इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कुछ पूछा गया है तो इसको क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस का मतलब है एल साइन थीटा। अगर इस लेंथ के टर्म में निकालना चाहते हो तो रेडियस मतलब एल साइन थीटा बाय जी। तो साइन थीटा कट गया, यू वुड गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर एल। कॉस थीटा इज इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली इफ, कोनिकल पेंडुलम तभी पॉसिबल है जब ये रेशियो 1 से छोटा होगा। क्योंकि कॉस थीटा अगर 1 से बड़ा हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल है इफ दिस रेशियो इज लेस देन 1, मींस जी इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर एल, जो बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम।